लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जिसमें आपके हर कॉम्पिटिटिव एंड टीचिंग एग्जाम्स के लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का टॉपिक, बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब देखिए, जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो ऐसे रहेगा कि सबसे पहले हम छोटे जो पोर्शन है उनको कवर करेंगे, जैसे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैट, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जैसे कि चार जो फिजिक्स है आपकी, उनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो भी एग्जाम में वो काम आएंगे। तो आज शुरुआत करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पूरा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर जाएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो है वो नेट में पूछा जाता है 10 to 15 मार्क्स का। सबसे पहले आपके पूछे जाएंगे या तो टॉपिक आएगा लेजर से, या फिर जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ बोहर मॉडल ऑफ एटम, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 नंबर के ही 3 क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि 3.5 नंबर का आएगा, 5 नंबर के ही 3 क्वेश्चन आएंगे और उसमें न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं आपसे। ये ज़्यादा जरूरी IIT JEM वाले बच्चों के लिए, क्योंकि MSc के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, तो आपको ये टॉपिक करना जरूरी है। गेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लगा लो कि 10 to 15 मार्क्स का जो उनका पेपर है वो इसमें से आता है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में से, तो उनके लिए भी बोहर मॉडल ऑफ एटम जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं अपना बोहर मॉडल ऑफ एटम। आपने 11th और 12th क्लास में भी पढ़ा आपका बोहर मॉडल ऑफ एटम, लेकिन उस टाइम पे इतने कंसेप्ट इसके स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासें में जाते तो इसमें और कंसेप्ट इंक्लूड होते गए, ठीक है। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम उस टाइम आपने पढ़ा था जनरली सब एटम्स के लिए, लेकिन जैसे ही आप BSc MSc में आए तो आपको पता लगा होगा कि बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, लेकिन अगर हीलियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद उसकी K शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, जिसके अंदर अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो सारे ऐसे एटम जिसके अंदर से आप एक या 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद उसकी आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, वो सारे के सारे एटम बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंडर काउंट करेंगे। जैसे कि देखिए, पहला पोस्टुलेट मैंने लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल टू 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, कि केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड लिथियम 2 पॉजिटिव। सेकंड पोस्टुलेट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। अच्छा, अब देखो जो फिगर आपके सामने बनी हुई है, ये मान लीजिए कोई एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, तो ये इसका न्यूक्लियस ड्रॉ किया गया है सबसे इनर मोस्ट शेल में। उसके बाद जो इसके बाहर वाली शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मान लीजिए K शेल में आप सबको पता है कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बाहर वाली शेल्स पे फिर होना शुरू हो जाएंगे। तो Z पे डिपेंड करता है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल कितनी सारी होंगी। मैंने मान लिया कि मेरे पास एटॉमिक नंबर है Z, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ही क्या रहेंगे, प्रोटॉन। आप सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो ये मान लीजिए किसी एटॉमिक नंबर Z का आपके पास न्यूक्लियस है। उसके बाद देखो, ये वाली जो शेल है ये इसकी इनरमोस्ट शेल, ये उससे बाहर वाली, और ये वाली जो शेल है ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है। इसकी आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसका एटॉमिक चार्ज मैंने लिखा हुआ है E। ये प्लस का E नहीं है, माइनस का E है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ बने हुए हैं इन सब के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जैसे रिवॉल्व करते करते मान लीजिए सेकंड वाली शेल में आ जाएगा, नहीं। जिस शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है उसी शेल के अंदर ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी अपना पाथ छोड़ के दूसरी शेल में नहीं आ सकता। n = 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये शेल जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही आपके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे। थर्ड पोस्टुलेट, L = NH कट। अब देखो H कट क्या होता है, H कट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है h/2π। या तो आप लिखो H कट या फिर लिखो h/2π। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। बोहर ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले क्वांटाइजेशन थ्योरी अप्लाई करी। सेकंड थिंग इज, इस पोस्टुलेट से क्या समझ में आएगा, L = NH कट = NH/2π, यानी कि केवल वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जिस एटम का एंगुलर मोमेंटम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व कर सकते हैं। देखिए फोर्थ पोस्टुलेट पे आते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है,
In fixed orbit, electron does not emit any electromagnetic radiation, though it is accelerating. अब देखो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हर बार चेंज हो रही है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो सर्कुलर पाथ में आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जाएगा, हर पॉइंट पे बेशक इसकी स्पीड चेंज ना हो, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, जैसे कि मान लीजिए एक बार इस पोजीशन पे है, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब देखो, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे ना हो, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हर पोजीशन पे एक्सेलरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन हर पोजीशन पे एक्सेलरेट करेगा तो इसका मतलब वो कोई ना कोई रेडिएशन उसको एमिट करनी चाहिए, लेकिन वो रेडिएशन एमिट नहीं करता। ऐसा क्यों? जब इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेशक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा, उसके अंदर से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन किस टाइम होगी? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी है E1, ये दूसरा एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी है E2। इसी में देखो, इसका मान लेते हैं इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसका एनर्जी लेवल कम है। अगर वो E2 से E1 में आएगा, यहाँ पे एनर्जी लेवल ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी कम, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी, तो क्या होगा? एमिशन। लेकिन अगर वो अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी बाहर वाली शेल में जाने के लिए। तो दो बात माइंड में रखो, E1 से E2 में गया तो एब्जॉर्प्शन होगा, E2 से E1 में आया तो एमिशन होगा, क्योंकि E2 E1 से ज्यादा है, एनर्जी लेवल जो है E2 उसकी एनर्जी ज्यादा है, E1 की एनर्जी कम है। और दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से इसमें या फिर इस शेल से इसमें आएगा तो जो एनर्जी वो एमिट करेगा वो फोटोन की फॉर्म में करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन बनाया हुआ, साइन किसका है? फोटोन का। तो एनर्जी की रेडिएशन जो भी एमिट होंगी वो फोटोन की फॉर्म में ही होंगी। तो अब जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट हुआ है उसकी एनर्जी निकालनी है, जिस ऑर्बिटल में से वो फोटोन निकला है उसकी रेडियस निकालनी है, और उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालनी है। आपको तीन चीज फाइंड आउट करनी है। देखो, टू फाइंड रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, इन तीनों चीजों को निकालने के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी रेडियस, देन वेलोसिटी, उसके बाद उस फोटोन की एनर्जी निकलेगी। तो आओ सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। आपको पता है जो फोटोन एमिट होता है उसकी एनर्जी किससे निकालते हैं? एच न्यू। न्यू क्या है? उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ये एच न्यू जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट हुआ है वो किसके बराबर होगी? उन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी जिसमें से ये निकला है। E इक्वल टू EI, यानी कि इनिशियल एनर्जी लेवल माइनस EF फाइनल एनर्जी लेवल। जिस एनर्जी लेवल में से वो निकला है उसकी एनर्जी में से जिस एनर्जी लेवल में वो गया है उसकी एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास उस फोटोन की एनर्जी आ जाएगी जिस रेडिएशन का फोटोन आपके एमिट हुआ है। एंगुलर मोमेंटम मैंने पहले भी बताया था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R क्रॉस P। P क्या है? लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, R क्रॉस MV। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? RMV साइन थीटा। थीटा के लिए मैंने लिखा है 90। 90 क्यों लिखा? ये मान लीजिए मेरे पास न्यूक्लियस है, ये बाहर की शेल है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक की क्या हो गई? इस आउटर मोस्ट शेल की रेडियस हो गई। उसके बाद ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर इंस्टेंट पे अपनी वेलोसिटी क्या करता है? चेंज करता है। देखो, R और V के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का, इसीलिए मैंने साइन थीटा की जगह पे क्या पुट किया? साइन 90। साइन 90 1, तो RMV साइन 90 क्या हो गया? RMV। तो एक तरह से आपके पास एंगुलर मोमेंटम, जो मैंने बोहर पोस्टुलेट्स में पढ़ाया था, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सिर्फ वही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे जो ऑर्बिटल इस एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर कोई ऑर्बिटल इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो L की वैल्यू क्या आ गई? RMV। सेकंड थिंग देखो, L इक्वल टू MVR, ये कंडीशन थी NH/2π, जो आपने बोहर पोस्टुलेट में पहले पढ़ चुके हैं। इस कंडीशन से ही हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया। V इक्वल टू, इस MR को यहाँ नीचे ले आओ, V इक्वल टू NH/2πmR। अब एक बात और है, अगर आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं
तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, एक तो कौन सा? कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है तो न्यूक्लियस के सेंटर से या फिर उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से बाहर पे जो रेडियस है उस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में आपके पास दो फोर्स काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस कौन सा? कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों कंडीशंस को बराबर रखो। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? कूलम्ब फोर्स को। अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 डिवाइड बाय 4πε0r²। फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 डिवाइड बाय 4πε0r²। Q1 न्यूक्लियस पे जो चार्ज है Ze, Q2 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है E। तो मैंने दोनों इस फॉर्मूले पुट कर दिए। Ze² ऊपर क्या बन गया? Q1 Q2 की वैल्यू नीचे 4πε0। r क्या है? वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? r। तो क्या फॉर्मूला आया? mv²/r = Ze² डिवाइड बाय 4πε0r²। इस कंडीशन को बराबर कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू v की। कौन सी वैल्यू v की? जो ये वैल्यू है v = mh/2πmr। तो v की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे m × n² h² 4π² जब इस कंडीशन को आप बराबर पुट करेंगे ना तो आपको यहाँ से जस्ट सिंपल बस r की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ दो स्टेप ध्यान रखें। कौन सा? एक तो एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p के बराबर होगा, दूसरा कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और कोई कंडीशन ध्यान नहीं रखनी। ये मत सोचो डेरिवेशन ज्यादा बड़ा हो गया तो कैसे समझ आएगा। सिर्फ दो बात, सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्ब फोर्स के बराबर L = r क्रॉस p। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे किसकी? r की। आप एक बार खुद से डेरिवेशन करके देखिए। मैंने डेरिवेशन को छोटा बनाने के लिए इसकी काटपीट नहीं करी है, तो जब आप खुद अपने हाथ से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। इसकी वजह से आपके पास r की वैल्यू आएगी n²h²ε0 Ze² m π। इस पूरे फॉर्मूले में बाकी सब चीज कांस्टेंट है, केवल दो ही चीज ऐसी है जिन पे r की वैल्यू डिपेंड कर रही है। कौन सी? एक तो आपके पास n की वैल्यू, दूसरी आपके पास z की वैल्यू। आपके पास जो ऑर्बिटल की रेडियस आई है वो केवल दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। एक तो कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा एटॉमिक नंबर z। और कैसे डिपेंड कर रही है? Rn = एप्सिलॉन। देखो जो चीज कांस्टेंट थी वो मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दी, जो चीज मेरे पास वेरिएबल वो ब्रैकेट के बाहर रख लो। z की वैल्यू को भी अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल में फिक्स कर दो कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही काम करेगा तो z की कितनी वैल्यू हो गई? 1। तो z भी एक तरह से क्या है? फिक्स। Rn = ε0 h² डिवाइड बाय πm Ze² और बाहर क्या है? n²। तो Rn nth ऑर्बिटल की रेडियस केवल दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। कौन सा? n², दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, समझ में लो। ऐसे एक ऑर्बिटल और बना देती हूँ। ये ऑर्बिटल पहले वाला n1 मान लेते हैं, दूसरे वाला n2 मान लेते हैं। तो देखो n1 की रेडियस कौन सी होगी? ये रेडियस। n2 की रेडियस कौन सी होगी? ये वाली। तो r2 की वैल्यू बड़ी है किससे? r1 से। अगर r2 की वैल्यू ज्यादा है मतलब n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड कंडीशन देखो, Rn प्रोपोर्शनल टू 1/z। 1/z मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर z की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू घटती जाएगी। अब ऐसा क्यों? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आपकी रेडियस कंप्रेस होती है। तो रेडियस फैक्टर दो चीज पे डिपेंड हुआ। पूरे फॉर्मूले को याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंसी याद रखो। फॉर्मूला एग्जाम में अगर आ गया तो आप उस फॉर्मूले को 2 मिनट का टाइम देकर निकाल सकते हो। डिपेंडेंसी डायरेक्ट पूछी जाती है। तो याद रखो Rn प्रोपोर्शनल टू n², Rn प्रोपोर्शनल टू 1/z। जब रेडियस निकल गई तो बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी निकालने में कुछ भी नहीं करना। ये आपके पास वेलोसिटी निकाल के आ गई है। मैंने कैसे निकाली है? देखो ये जो फॉर्मूला है यहीं से आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में v = nh/2πmr। रेडियस आपने निकाल ली।
इस फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं करना, v के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है r की। तो v आपके पास आया vn, nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे आई, vn इक्वल टू ze स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h 1 by n। इसमें भी देखो सब चीज कांस्टेंट है, सिर्फ दो डिपेंडेंसी है z पे और n पे। rn n स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी 1 by n पे डिपेंड कर रही है। rn 1 अपॉन z पे डिपेंड कर रहा था, vn डायरेक्टली z पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान रखो vn किस पे डिपेंड कर रहा है, z पे, और vn किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 by n पे। तो जैसे रेडियस में डिपेंडेंसी याद कर रही थी वैसे ही इसमें vn पे डिपेंडेंसी याद कीजिए, vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर है। एक चीज और देखो, स्पीड डजंट डिपेंड ऑन m। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी आपके पास मास नहीं है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन का मास हो या कोई भी ऑर्बिटल में जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका मास हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड तो मास पे डिपेंड कर ही नहीं रही। अगर स्पीड मास पे डिपेंड नहीं कर रही तो इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और पार्टिकल हो तो भी स्पीड का फॉर्मूला काम करेगा। स्पीड सिर्फ दो चीज पे काम कर रही है, z और 1 by n पे। क्लियर। अभी हमने जो रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू निकाली वो जनरली एक nth ऑर्बिटल के लिए निकाली और किसी भी एटम के लिए निकाली। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास z की वैल्यू 1 तो फिक्स है ही, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो भी n इक्वल टू 1 ही बनेगा। यानी कि हाइड्रोजन के एटम के लिए हमारे पास दोनों चीजें फिक्स हो गई, z इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1। तो एक बार हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के देखते हैं। देखो ऊपर z इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, r1 इक्वल टू, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट रेडियस और वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला था, उसमें z और n की वैल्यू पुट कर दी। तो r1 की वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। इसको बोलते हैं a नॉट, और किससे डिनोट करते हैं, बोहर रेडियस से। सेकंड थिंग v1 क्या आ गया, e स्क्वायर अपॉन 2 h एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू v नॉट, इसको क्या बोलते हैं, बोहर वेलोसिटी। तो देखो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए था, इसीलिए उसने स्पेशली इस बात पे ध्यान दिया, हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस निकलेगी उसको बोला जाएगा बोहर रेडियस, और हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेलोसिटी निकलेगी उसको बोला जाएगा बोहर वेलोसिटी। अब दो चीज तो आपके पास निकल गई, रेडियस और वेलोसिटी। थर्ड चीज फाइंड आउट करनी है एनर्जी। किसकी एनर्जी, जो फोटोन एमिट हुआ है वो किस एनर्जी से एमिट हुआ है। अगर आपके पास कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है तो कैसा सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है तो क्या सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम में आपने पहले ही पढ़ा है कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव। अब मैं जो आपके पास फॉर्मूला लेके आऊंगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। अब देखो एनर्जी किसके लिए, बाउंडेड सिस्टम के लिए। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r। ध्यान दो यहाँ पे मैंने बाहर नेगेटिव साइन लगाया हुआ है तो आपको नेगेटिव साइन मिस नहीं करना है। इस फॉर्मूले में क्या करो, जस्ट v का जो आपने फॉर्मूला निकाला था पहले उसको रिमेंबर करो और उसकी वैल्यू पुट करो, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m z स्क्वायर e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन n स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को कंबाइन करो, क्या निकल के आया, m z स्क्वायर e4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। किसका फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। Q1 की वैल्यू जो रेडियस के फॉर्मूले पुट करी थी Ze, Q2 की वैल्यू सिंपल E, क्योंकि किसका बाउंडेड सिस्टम है, न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिंपली E। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze मल्टीप्लाई बाय E। R की वैल्यू पुट करो जो रेडियस का फॉर्मूला पहले निकाला था वो, क्या वैल्यू निकल के आएगी, -m z स्क्वायर e4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले लगभग बराबर हैं। कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का आधा है बस। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 1/8, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/4। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की। तो एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, मिक्स। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। ये फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी किसमें लिखी हुई है, नेगेटिव में, क्योंकि वो कैसी होती है, अट्रैक्टिव। तो देखो
ये यहाँ पे 1/, ये जो टर्म्स है ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे क्या है 1/4। 1/8 में से जब 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/8। ये टर्म जो है ये इसकी आधी है, तो मैंने जस्ट वही लिखी है। ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या आ गई, माइनस का 1/8 m z² E4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n²। अब इसमें देखो टोटल एनर्जी जो है वो भी सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, किस पे, z पे और n पे। बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8.87 × 10⁻12, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻11। तो ये सब चीज क्या है, कांस्टेंट, सिर्फ z और n पे डिपेंड कर रही है। अब अगर मैं टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके लिए निकालूं, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हुए इन सारे टर्म्स का क्या मतलब होगा, z की जगह 1 पुट करो, n की जगह 1 पुट करो। तो देखो z की जगह 1 पुट किया, n की जगह 1 पुट किया, m e एप्सिलॉन नॉट h, इन चारों की वैल्यू डालने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की जगह आप 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही क्या होती है, हाइड्रोजन एटम की बाउंडेड एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में चेंज करना है तो 1.6 × 10⁻19 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इनफाइनाइट मास, इसका क्या मतलब है, बोहर मॉडल जो था वो सिर्फ उन चीजों के लिए वैलिड था जिसमें आप न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट मान के चलते हैं। यही एक उसकी शॉर्टकमिंग थी। जब आगे समरफेल्ड ने अपना दूसरा मॉडल दिया तो उसने उसकी बोहर में जो ये कमी थी इस कमी को दूर किया। अगर आप न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट नहीं मानते तो बोहर मॉडल ऑफ एटम काम नहीं करेगा, क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आ गई, -13.6 डिवाइड बाई n²। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की जगह हाइड्रोजन लाइक एटम लेना चाहूँ, जैसे हीलियम पॉजिटिव या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव लेना चाहूँ, तो क्या फर्क आ जाएगा, सिर्फ आप z की जगह 1 पुट ना करके z की जगह 2 या z की जगह 3 पुट करेंगे। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए -13.6 × z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन लाइक एटम में मैं बात करती हूँ हीलियम पॉजिटिव की। हीलियम पॉजिटिव की बात करते हुए z की जगह कितना पुट हो जाएगा, 2, z² मतलब 4। तो क्या आंसर आया, -13.6 × 4 डिवाइड बाई n²। आप n की वैल्यू आप 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये था आपके पास बोहर मॉडल ऑफ एटम, किस चीज़ के लिए, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। मैंने कुछ रेफरेंस बुक्स बताई हैं आपको, वो सुन लो एक बार। ये बुक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, किसके द्वारा लिखी हुई है, राजकुमार के द्वारा। तो ये बुक आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने के लिए काम आएगी। इस बुक को प्लीज रीड कीजिए और बोहर एटॉमिक मॉडल यहाँ से पढ़ के उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।